चलिए, हम आज जो देखने वाले हैं वो है रूढ़ी, कस्टम। ठीक है, कस्टम को हम विस्तृत रूप से देखेंगे कि प्रथा या रीति रिवाज क्यों महत्वपूर्ण है हमारे विधि के स्रोत में। ठीक है, तो जो कोई व्यक्ति किसी कार्य को दीर्घकाल से नियमित रूप से करता चला आ रहा होता है, तो हम प्रायः कहते हैं उसको कि वो काम जो करने का आदी हो गया है ना। संभव है कि उसकी यह आदत किसी को प्रभावित करती हो या केवल उन थोड़े से गिने चुने व्यक्तियों को प्रभावित करती हो जिनके संपर्क में वह आते हैं। परंतु यदि मानव समुदाय के असंख्य व्यक्ति किसी काम को दीर्घकाल से करते चले आ रहे हैं, तो उस समुदाय की अन्य व्यक्तियों के लिए अपरिहार्य हो हो जाता है। वे इन व्यक्तियों की आदत की ओर ध्यान दें, अन्य व्यक्ति उसी आदत का अनुकरण करें या न करें, यह अनेक बात पर निर्भर करता है, जिसे आचार आचार की सामान्यता भी कहते हैं, जिनमें आचार की सामान्यता भी एक है। ठीक है, किसी समुदाय विशेष में अनेक प्रकार की प्रथाएं प्रचलित रहती है, परंतु ये आवश्यक नहीं होती है कि न्यायालय उन सभी को मान्यता प्रदान करे। जैसे कि अगर आप देखना चाहो कि जो पाश्चात्य देश है ना, उसमें जो शव यात्रा निकलती है, उसमें सामान्यतः लोग कैसे टाइप के कपड़े पहनते हैं, काले वस्त्र पहनते हैं, जो कि पुराने समय से चली आ रही है। उनका जो पुरातन काल में वैसे कपड़े लोग पहनते थे, परंतु क्या है कि इंग्लैंड के न्यायालय द्वारा इस प्रथा को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है ना। जैसे कि हमारे जो हिंदू लोगों में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या करते हैं कि पुरुष लोगों का सिर का मुंडन होता है, वो आज भी प्रचलित है। पर यदि कोई व्यक्ति मुंडन नहीं करवाता है ना, तो उसको क्या न्यायालय से दंडित करवा सकते हैं क्या? नहीं करवा सकते। मतलब कि तात्पर्य यह है कि प्रथाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, जिसको ये जरूरी नहीं है कि न्यायालयीन मान्यता भी प्राप्त हो। ठीक है, अब देखिएगा कि रूढ़ी, प्रथा या रीति रिवाज, ये तीनों एक ही है। ठीक है, शब्दों पे मत जाइएगा। रूढ़ी या कस्टम, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है? साधारण शब्दों में प्रथा या रीति रिवाज से अभिप्राय है कि एक ऐसा व्यवहार जो एक समाज में काफी समय से चला आ रहा है और जिसको सभी लोग पालन करते आ रहे होंगे, है ना। समाज में मानव के प्रत्येक व्यवहार के लिए कानून बनाना संभव नहीं होता है, अतः अनेक कार्यों का औचित्य रूढ़ी या प्रथा के आधार पर आंका जाता है। अनेक रूढ़ियों को विधि की मान्यता प्राप्त होती है। इस दृष्टि से समाज में रूढ़ी का पर्याप्त महत्व है। समान परिस्थितियों में मानव आचरण की एक रूपता को ही रूढ़ी कहते हैं। ठीक है, ऐसी रूढ़ी को विकसित करने में अनुकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। समुदाय के व्यक्ति किसी प्रथा का अंधानुकरण नहीं कर सकते, बल्कि जिस तर्क के आधार पे वो उनका अनुकरण करते हैं, वो किस आधार पे करते हैं, किसी धर्म के या किसी श्रद्धा के या किसी अंधविश्वास के, इनमें कुछ भी हो सकता है ना। जैसे कि वो आदत हो सकती है, संवेदना हो सकती है, लोकमत हो सकती है, लोकमत की तुष्टि आदि कुछ ऐसे अन्य तत्व होते हैं जो परिपाटियों को रूढ़ी का रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में प्रथा का रूप प्रायः अस्पष्ट रहता है, किंतु कालांतर में लोग इसके अभ्यस्त हो जाते हैं, धीरे धीरे होते हैं, और यह निश्चित रूप से धारण करने लगती है कि जब किसी रूढ़ी को न्यायालयों द्वारा पूर्वोक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है या विधान द्वारा अधिनियमित कर लिया जाता है, तो वह विधि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपकी प्रथा की एक छोटी सी जानकारी दे दी है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि प्रथा, रूढ़ी, रीति किसी परिवार, समाज, जिला व राज्य में चले आने वाले एक व्यवहार को
नियंत्रित करने का एक नियम है जो उन लोगों के ऊपर बंधनकारी और प्रभावकारी होते हैं। रूढ़ि विधि का सबसे प्राचीन स्रोत है। रूढ़ि की उत्पत्ति समाज की उत्पत्ति के साथ माना जाता है। रूढ़ियां आचरण संबंधी आदतों पर आधारित होती है जो सामान्य रूप से लोगों द्वारा अनुपालित की जाती है। ठीक है। अब आप देखिएगा कि जो आपकी डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन क्या है, जो हॉलैंड है, सॉलमंड है, ऑस्टिन है, ये सब क्या बोलते हैं, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो रूढ़ी है उसके जो प्राचीन जो जैसे नारद हैं, है ना, बृहस्पति हैं, याज्ञवल्क्य हैं, ये सब क्या बोलते हैं उनके बारे में। उसके बाद हम ये परिभाषा देखते हैं। जैसे कि नारद स्मृति है ना, नारद स्मृति में ये उल्लेख है कि व्यवहारो ही बलवान धर्मस्ति ना वाह्यते। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सशक्त होने के कारण ही प्रथा विधि की आरोही होती है। ठीक है। अब देखिएगा बृहस्पति क्या बोलते हैं इसके बारे में। बृहस्पति ने रूढ़ी के महत्व पर टीका करते हुए ये कहा है कि देह जाति कुलानाम च ये धर्म प्राके प्रवर्तितः तथैव ते पालनीयः प्रज्ञा प्रक्षुभ्यते अन्यथा। अर्थात स्थान विशेष के जाति तथा परिवार में प्रचलित रूढ़ियों का पूर्ववत अनुसरण किया जाना चाहिए, अन्यथा लोगों में असंतोष और क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं कि यस्मिनः देशे य आचारो व्यवहार कुलः स्थिति तथैव परिपाल्यो असो यदा वंशमुपागतः। अर्थात किसी देश पर विजय प्राप्त कर ली जाने पर विजेता का कर्तव्य है कि वह विजित लोगों को उनकी रूढ़ियों, प्रथाओं तथा पारिवारिक परंपराओं का अनुसरण करने दे, जैसा कि वह पहले से करते चले आ रहे हैं। मतलब कि जो रूढ़ी है, जो प्रथा है, या जिसको आप कस्टम के नाम से जानते हो, वो ऐसी चीजें हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं, जिसमें आप उसको परिवर्तित ना ही करें तो बेहतर है, परंतु उसको न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो अब देखिएगा इसकी परिभाषाएं क्या हैं। अब ये तो आप प्राचीन रूप में देख चुके हो कि नारद स्मृति में क्या कहा गया, याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, बृहस्पति ने क्या कहा। अब जो हमारे आज के समय यानी जिनको हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना, उनके विचार क्या हैं, इनकी जो परिभाषा है उन्होंने कैसे दी है। जैसे कि हॉलैंड बोलते हैं कि प्रथा या रीति रिवाज आचरण की वह प्रणाली है जिनका सामान्यतः पालन किया जाता है ना। इनके लिए क्या है कि कोई भी रीति और रिवाज का सामान्य रूप से जो पालन किया जाता है वही रूढ़ी है, वही रूढ़ी कहलाती है। ठीक है। सामन क्या बोलते हैं कि प्रथा उन सिद्धांतों का सूचक है जो जनहित के लिए स्वीकृत किए कर लिए गए व राष्ट्रीय चेतना के घोतक हैं। ठीक है। तो इनके जो परिभाषाएं हैं उनमें क्या है, लोगों की भावनाएं भी निहित हैं। ठीक है। जैसे कि हॉलैंड जो परिभाषा देते हैं उसमें क्या उन्होंने ये बोला है कि जिनका सामान्यतः पालन किया जाता है, तो पालन कौन करता है, लोग ही तो करते हैं ना। ठीक है। सामन क्या बोलते हैं कि प्रथा उन सिद्धांतों का सूचक है जो जनहित के लिए स्वीकृत कर लिए गए हैं, वो राष्ट्रीय चेतना के घोतक हैं। इनमें भी लोगों को निहित किया गया है। ठीक है। अब ऑस्टिन क्या बोलते हैं कि प्रथा व्यवहार का एक नियम है जिसका निरंतर का अपनाया जाना किसी राजनीतिक अधिकारी द्वारा लगाई गई विधि से बाधित नहीं है। ठीक है। ये एक व्यवहार के रूप में मानते हैं प्रथा को, कि आप जो दैनिक दिनचर्या निभा रहे हो उसमें एक छोटा सा व्यवहार है जो प्रथा कहलाएगा। ठीक है। अब क्या बोलते हैं एलन बोलते हैं कि विधिक और सामाजिक विषय के रूप में रूढ़ी का उद्भव अंशतः तर्क और आवश्यकता और अंशतः अंतर्विश्वास और अनुकरण की शक्तियों द्वारा होता है। ठीक है। इसमें सामाजिक विषय के बारे में बताया है और विधिक विषय के रूप में रूढ़ी का उद्भव माना गया है। किसके अनुसार है ये, एलन के अनुसार है। कार्टर के अनुसार ये है कि सामान्य परिस्थिति में समस्त व्यक्तियों के कार्यों की एक रूपता को रूढ़ी कहते हैं। ठीक है। और जो हेल्सबरी हैं,
हेल्सबरी के अनुसार ये है कि रूढ़ी रूढ़ी एक प्रकार की विशिष्ट नियम है जो वास्तविक या संभावित रूप से अनादिकाल से विद्यमान है और जिसे एक विशिष्ट भू क्षेत्र में विधि का बल प्राप्त हो गया है, चाहे भले ही वह नियम देश व सामान्यता विधि के प्रतिकूल या असंगत ही क्यों ना हो गया हो। ठीक है, जैसे कि एक केस था इसमें हरप्रसाद वर्सेस शिवदयाल का। इसमें प्रिवी काउंसिल ने निर्धारित किया था कि जो रीति है वो किसी परिवार, समाज व जिले का एक ऐसा नियम है जो काफी समय से चला आ रहा है। काफी समय से जो प्रचलित है, काफी समय से चला आ रहा है, वो है कि कानून के समान शक्ति रखता है। इनको समझौते से बनाना या लागू नहीं किया जा सकता, यह सबके ऊपर समान रूप से बंधनकारी है। सारांश रूप में अगर हम ये बोलें कि जो रीति है, जो रिवाज है, जो प्रथा है, जो कस्टम है, वो किसी परिवार, समाज, जिला व राज्य में चले आने वाले एक व्यवहार को नियंत्रित करने का एक नियम है जो उन लोगों के ऊपर बंधनकारी और प्रभावकारी होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ये सारी परिभाषाएं। तो ये परिभाषाओं को अगर आप याद रखेंगे तो रूढ़ी को समझना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है, नहीं, हम ये देखने वाले हैं कि व्हेन कस्टम बिकम्स लॉ, रीति रिवाज कब कानून बनता है, यानी कि रीति को कानून बनने के लिए क्या की जरूरत होती है, कैसे बनती है। वैसे कि अगर आप ये बोलेंगे कि जो बरसों से चला आ रहा है वो कानून बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए दो जो मत है ना, वो होने चाहिए, मतलब कि ऐसा माना जाता है। एक तो ये है कि ऐतिहासिक मत है, जो लोग हैं ऐतिहासिक रूप से, मतलब हिस्टोरिकल व्यूज, जिनके सिद्धांत है, मतलब कि जो ऐसा सोचते हैं, है ना। और दूसरा है आपका एनालिटिकल व्यूज या सिद्धांत, मत, थ्योरी। ठीक है, ये दो जो सिद्धांत हैं, इनके अनुसार में कैसा कैसा है कि रीति कब कानून बनेगा, इसके बारे में बताया गया। तो हम इसी का अभी आगे देखते हैं। कई बार हमारे सामने ये प्रश्न पैदा होता है कि किस समय एक रीति रिवाज कानून का रूप धारण करता है। इसके लिए क्या न्यायालय का अनुसमर्थन या घोषणा जरूरी है, अथवा क्या राज्य के द्वारा इनको कानून में परिवर्तित करने के बाद यह कानून बनता है। तो इस संबंध में जो विधि शास्त्रियों ने दो परस्पर विपरीत मत प्रकट किए हैं, जो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हिस्टोरिकल थ्योरी या व्यू है, ऐतिहासिक सिद्धांत, इसके जो विचारधारा है उसके अनुसार ये जो है आपका एनालिटिकल थ्योरी से बिल्कुल ये विपरीत है। ठीक है, इसके विपरीत है, ये चलता है। इस विचारधारा के अनुसार क्या है कि रूढ़ी राज्य द्वारा किसी घोषणा या मान्यता से स्वतंत्र रूप से विधि है। स्वतंत्र रूप से क्या है, विधि बोल रहा है ये। इसके समर्थक जो है सेविग्नी है, पुख्ता है, सेविग्नी सेविनी या सेविग्नी पुस्ता। ठीक है, इनके समर्थक हैं। और जो क्या बोल रहे हैं कि रूढ़ी राज्य द्वारा किसी घोषणा या मान्यता से स्वतंत्र रूप से विधि है, जिनके विचार से, यानी कि ये सेविग्नी और पुस्ता के विचार से क्या है, सेविग्नी बोलते हैं कि विधि व्यक्तियों की सामान्य इच्छा से उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, सेविग्नी इसको बोलते हैं कि सामान्य इच्छा। ठीक है, सामान्य इच्छा से उत्पन्न होने वाली है और ये अंतर चेतना है, यानी कि आप इसको इसी रूप से याद रखिएगा कि अंतर चेतना का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, अंतर चेतना का सिद्धांत कहा था, किसी प्रथा का पालन विधि का कारण नहीं अपितु विधि के अस्तित्व का सबूत है। प्रथा वास्तव में व्यक्तियों के औचित्य एवं न्याय संबंधी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसी वजह से प्रथा मान्यता प्राप्त करने के पहले ही विधि की शक्ति रखती है। यानी कि ये बोलते हैं कि अगर जो प्रथा है उसको मान्यता प्राप्त दे भी दें तो उससे पहले भी वो क्या था, एक विधि ही था। ठीक है, विधि की शक्ति को रखता है। अब जैसे पुस्तक के अनुसार क्या है कि प्रथा केवल आत्मनिर्भर तथा राज्य की मान्यता से स्वतंत्र
स्वतंत्र ही नहीं होती बल्कि सभी प्रकार से उचित विधानों की पृष्ठभूमि पर होती है। ठीक है, ये किन के मत थे? आपका हिस्टोरिकल व्यू से संबंधित रखते थे। कौन? सेविग्नी और पुस्ता। अब आप देखिएगा विश्लेषणात्मक सिद्धांत या मत, है ना, एनालिटिकल व्यू से क्या बोलते हैं? इस मत के समर्थक कौन है आपके? ऑस्टिन और ग्रे। ये याद रखिएगा आप ना। ठीक है, जिनके विचार इस प्रकार थे कि ऑस्टिन के अनुसार रूढ़ी स्वयं कोई विधि नहीं है। ये तो सीधा ही बोलते हैं कि जो रूढ़ी है वो स्वयं विधि नहीं है। ठीक है, यह उस समय तक सुस्पष्ट विधि नहीं होती जब तक कि इसे न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित ना किया जाए या इसे न्यायिक मान्यता प्राप्त ना हो। जो ऑस्टिन थे वो पूर्ण रूप से राज्य के प्रति क्या थे? निष्ठावान माना जा सकता है। ठीक है, वो हमेशा क्या बोलते थे कि जो भी नियम कानून है वो राज्य ही बनाएगा, राज्य के द्वारा ही किया जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि कोई भी विधि को आप क्या कर सकते हो? सुस्पष्ट विधि नहीं बोल सकते हो जब तक कि उसे न्यायालय द्वारा मान्यता न मिल जाए, है ना, या किसी संविधि में समाविष्ट न कर ली जाए। उनके अनुसार न्यायालय द्वारा इसकी मान्यता अथवा संविधि में इसका समावेश इस पर संप्रभु की मोहर लगा देता है और यह विधि बन जाती है। कोई रूढ़ी केवल उस सीमा तक और उस समय से विधि होती है जिस समय से संप्रभु उसे मंजूरी देता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्टिन का मत। ऑस्टिन का मत तो आपको स्पष्ट है कि वो क्या बोलते हैं कि विधि जो है राज्य ही निर्धारित करेगी, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, विधि कौन बनाएगा, कौन कैसा लागू करेगा, ये सब राज्य ही निर्धारित करेगी। अब ग्रे के अनुसार सुनिए ये क्या बोलते हैं कि ग्रे के मत अनुसार विधि वही है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं। ठीक है, रूढ़ियां प्रायः न्यायिक विनिश्चय से उत्पन्न होती है। इस प्रकार ग्रे के अनुसार रूढ़ियां तब तक विधि नहीं होती जब तक कि वे जज की तर्क बुद्धि में नहीं बैठती और वह उनको मान्यता नहीं देता और निर्णय में समाविष्ट नहीं करता। तो ग्रे क्या बोलते हैं? न्यायाधीश द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो दोनों आपके क्या है, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल, ये दोनों विचारों में क्या है? मतभेद है। ठीक है, क्योंकि विश्लेषणात्मक विचारधारा का मत ये है कि रूढ़ियां उस समय तक विधि नहीं होती जब तक कि संप्रभु द्वारा मान्यता न प्राप्त कर ले, है ना। निसंदेह इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, रखता होगा, ठीक है, परंतु ये केवल आंशिक है, मतलब थोड़ी मात्रा में, पूरी सच्चाई नहीं है। ठीक है, इसके निम्न कारण हो सकते हैं कि रूढ़ियों में एक बड़े भाग के संबंध में मुकदमा नहीं होता है और इस कारण ये न्यायालयों के सामने नहीं आती, किंतु समाज अपना आचरण उनके अनुसार विनियमित करता है ना। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अधिकांश मामलों में रूढ़ियों को इस धारणा से मान्यता दी जाती है कि वे विधि हैं और उनको इस प्रकार वृहत किया गया है ना। और तीसरा कारण यह हो सकता है कि उनको तर्कपूर्ण बनाने और स्वरूप देने में न्यायालय एक सृजनात्मक भूमिका अदा करता है, किंतु वह आधारभूत सामग्री रूढ़ियों से प्राप्त करता है। मतलब कि ये क्या है? पूर्णतः सही नहीं है ये सब। रूढ़ी तब तक विधि नहीं होगी जब तक कि यह संप्रभु द्वारा मान्यता ना प्राप्त कर ली हो या उनके द्वारा विधि घोषित होने की घोषणा ना कर दी हो, ये अपूर्ण है। ठीक है, और जैसा कि आपने ऐतिहासिक मत में देखा तो इसका मत भी संतुलित नहीं है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है। क्या कमी है इसमें? इसमें पहला कमी यह है कि जो रूढ़ियां सदैव लोगों की सुविधा व आवश्यकता से उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार में कोई भी प्रथा को प्रचलन में नहीं ला सकते हो। कभी कभी उनको शासक वर्ग द्वारा लोगों पे थोपा भी जाता है। जैसे कि राजा महाराजा रहते थे, वो भी कोई नियम बना देते थे और लोग उसका पालन करते थे। यद्यपि कुछ विधि के नियम ऐसे होते हैं जो निसंदेह लोगों की सामान्य चेतना पर आधारित है, किंतु बहुसंख्यक नियम इतने जटिल व तकनीकी हैं कि सामान्य चेतना ने कभी उनके बारे में सोचा भी ना होगा।
ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ऐतिहासिक विधि शास्त्रियों ने इस तथ्य की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है कि राज्य को किसी रूढ़ि को निराकृत करने की शक्ति है। ठीक है, ऐतिहासिक मत में यही एक कमी थी कि राज्य द्वारा उनका कोई विशेष ध्यान नहीं था। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि ऐसे जो मत थे इनके, वो जज और विधायकों की सृजनात्मक भूमिका को कम आंकते थे, है ना, जो आधुनिक काल में इनका, अभी के समय में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें हों, जैसे कि न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं भी होंगी तो भी वो क्या होंगी, रूढ़ियां होंगी, और रूढ़ी होने के लिए जरूरी क्या है कि वो सदियों से चली आ रही हो और उसका पालन किया जा रहा हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पूरा पालन किया जाए, कोई एक वर्ग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो रूढ़ी नहीं बन जाएगी। ठीक है, रूढ़ी का मतलब ये है कि आपको वो सदियों से चलती आ रही हो, लोग उसका पालन कर रहे हो, आंशिक हो चाहे पूर्णतः हो, परंतु पालन होना अनिवार्य है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि इसके जो प्रकार हैं, प्रथा के प्रकार क्या हैं, कस्टम के प्रकार, ये आपके कितने प्रकार के हैं, 3 हैं। ठीक है, प्रथाओं जिनको विधि की शक्तियां प्राप्त है, जिनको 3 प्रकार से बांटा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो लीगल कस्टम, जिसको आप बोल सकते हो विधिक विधिक प्रथाएं। ठीक है, दूसरा है आपका अभिसमयात्मक प्रथाएं, और तीसरा है आपका पारिवारिक पारिवारिक प्रथाएं। ठीक है, ये 3 प्रकार से बटा है। जब भी ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथा के कितने प्रकार हैं, तो आपको ये तीनों पॉइंट को ही लिख लेना है। ठीक है, पहला लिखोगे आप लीगल कस्टम, दूसरा लिखोगे कन्वेंशनल कस्टम, और तीसरा है आपका फैमिली कस्टम। ठीक है, जैसे कि लीगल कस्टम में 2 और ग्रुप में है, एक है आपका सामान्य जनरल, और दूसरा है आपका स्थानीय या लोकल। ठीक है, ये 2 भागों में और विभक्त हुआ है। तो अब आप ये देखिएगा कि हम इसको डील करते हैं। पहला कि लीगल कस्टम क्या होगा, है ना, विधिक प्रथाएं क्या होंगी। विधिक रूढ़ियां न्यायालयों द्वारा मान्यता या मान्य की गई होती है। आपको लीगल शब्द से ही समझ में आना चाहिए कि विधि द्वारा या न्यायालय द्वारा ये मान्य की गई होती है और देश की विधि का एक भाग बन गई होती है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की प्रथा का उल्लंघन करता है तो उसे वैधानिक रूप से दंड दिया जाता है। इस प्रकार विधिक रूढ़ियों का आधार स्वतंत्र होता है तथा वे विधि बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, और इसको 2 रूप में बांटा गया है। पहला आपका सामान्य है या जनरल कस्टम, या दूसरा है आपका स्थानीय लोकल कस्टम। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि सामान्य रूढ़ियां क्या होती हैं, है ना। लीगल कस्टम तो आप समझ गए कि जो विधि द्वारा या न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, पर अब ये सामान्य कस्टम, जनरल कस्टम क्या है, तो ये ऐसी प्रथाएं होती है जिनका प्रचलन पूरे राज्य भर में होता है। ठीक है, ये सामान्य है, जिनमें पूरे राज्य के लिए विधि का नियम बनाने की क्षमता होती है। 18वीं शताब्दी में यदि इंग्लैंड में सामान्य रूढ़ियां को ही कॉमन लॉ मान लिया जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में विधान तथा पूर्वोक्ति ही कॉमन लॉ के स्रोत हैं, जिनके अंतर्गत अधिनियमित विधियां व निर्णय विधियां आती हैं। ठीक है, अगर आपको सामान्य रूढ़ियों के बारे में लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि ऐसी प्रथाएं जिनका प्रचलन पूरे राज्य भर में होता है और जिनमें पूरे राज्य के लिए विधि का नियम बनाने की क्षमता होती है, वो होता है आपका सामान्य रूढ़ियां या जनरल कस्टम्स। ओके, अब देखिएगा आप स्थानीय रूढ़ियां क्या होती है। अब स्थानीय नाम से तो आप समझते हो कि स्थानीय क्या होगा। ठीक है, फिर भी आपको जानकारी दे दिया जाता है यहाँ पे कि राज्यव्यापी ना होकर क्षेत्र व्यापक या क्षेत्र विशेषता के सीमित होता है। यानी कि जैसे कि छत्तीसगढ़ की कोई स्थानीय रूढ़ी होगी जो केवल छत्तीसगढ़ में ही प्रचलित होती है। ठीक है, जैसे हरेली त्योहार हम मनाते हैं, ये कहाँ का त्योहार है, ये छत्तीसगढ़ का त्योहार है, ना कि बाहर का। क्या आप जानते हो कि बाहर दूसरे राज्य में इसको मनाते हैं? नहीं, ये छत्तीसगढ़ का त्योहार है। ठीक है, या अगर मैं गलत भी बता रही हूं तो कोई एक ऐसा क्षेत्रीय होगा
या कोई एक क्षेत्रीय त्योहार होगा या क्षेत्रीय कोई रूढ़ी या प्रथा जो हम प्रचलित है हमारे बीच में, है ना? वो क्या है, एक क्षेत्र तक ही सीमित रहते, जो छत्तीसगढ़ी तक ही सीमित है, जो एक क्षेत्र, एक राज्य क्षेत्र तक ही सीमित होता है। ठीक है? इसे न्यायालय भी मान्य करते हैं। ऐसी प्रथाएं अन्य समाज व स्थान के लिए अनुकरणीय हो सकती है, किंतु बंधनकारी नहीं हो सकती है। ठीक है? ये सीमित भी हो सकती है और साधारण भी। इनकी वैधता के लिए जरूरी है कि युक्तियुक्त, तर्कसंगत, निश्चित, निरंतर व स्थायी हो तथा किसी प्रचलित कानून के विपरीत ना हो। यह भी जरूरी है कि लोग इसका स्वेच्छा से अनुकरण करते हो, न कि राज्य के बल पे। ठीक है? जैसे कि आपका सोवर बी बनाम कोलमैन का केस है ना? इसमें एक गांव के लोग द्वारा अपने घोड़े को दूसरे गांव की भूमि में प्रशिक्षित किया जाना स्थानीय रूढ़ी के रूप में मान्य नहीं किया गया, और ये कहा गया कि यदि एक भू क्षेत्र के रहीवासी किसी अन्य भू क्षेत्र पर अपना कोई रूढ़िगत अधिकार बतलाते हैं तो इसे स्थानीय रूढ़ी के रूप में वैधता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है? जैसे इसी प्रकार जिस प्रथा को विधि द्वारा मान्यता दी जाती है और न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है, ऐसी प्रथा क्या कहलाती है? विधिक प्रथा कहलाती हैं। ठीक है? तो आपको लीगल कस्टम, सामान्य और स्थानीय, ये तीन के बारे में जानकारी मिल गई। अब आप देखिएगा कन्वेंशनल कस्टम्स या अभिसमयात्मक प्रथाएं। इसके बारे में यह है कि जब प्रथा की मान्यता दो पक्षों की स्वीकृति की शर्त पर या किसी समझौते में समावेश होने पर निर्भर करती है। जैसे कि आप देखोगे कि हुंडिया या चेक, है ना, ये है अभिसमयात्मक प्रथाएं। ये अभिसमयात्मक प्रथाएं का एक उदाहरण है कि आप किसी चेक को आप किसी को दे देते हो या हुंडियों को दे देते हो अपने समय के अनुसार। ठीक है? इस प्रकार की प्रथाओं में समझौते के अनुसार दी हुई शर्तों का पालन करने के लिए दोनों पक्षों को मौन समझौता होता है। ऐसी प्रथाओं के लिए यही आवश्यक है कि वे बहुत दिनों से प्रचलित हों और परिणाम स्वरूप इतनी प्रसिद्धि हो कि यही कल्पना की जा सके कि उसे विधि की मान्यता मिली हुई है। ठीक है? अब आप देखिएगा कि फैमिली कस्टम क्या होता है? पारिवारिक प्रथाओं को लागू किए जाने की सीमा परिवार तक ही होती है, जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हो कि फैमिली कस्टम। ठीक है? इनको न्यायालय द्वारा मान्यता दिए जाने का प्रश्न विवादास्पद मत था। ठीक है? कुछ न्यायालय इसे न्यायिक मान्यता देने के पक्ष में थे और कुछ नहीं। जैसे कि आप शिव प्रसाद सिंह वर्सेस प्रयाग कुमारी के केस में देखोगे कि पारिवारिक प्रथा की प्रवर्तनशीलता के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए प्रिवी काउंसिल ने कहा कि इसमें संदेह नहीं है कि एक हिंदू परिवार अपने सदस्यों में करार करके साधारण विधि से भिन्न उत्तराधिकारी की प्रथा स्थापित नहीं कर सकता, लेकिन जहां यह बात सिद्ध हो जाए कि उत्तराधिकारी के संबंध में कोई परिवार साधारण विधि से भिन्न पारिवारिक प्रथा से प्रचलित होता चला आ रहा है तो वह प्रथा स्वयं कानून है। ऐसे मामले में उत्तराधिकारी का नियम राज्य द्वारा परिवार के कानून के अंग के रूप में मान्य होता है। ठीक है? प्रिवी काउंसिल क्या है कि प्रिवी काउंसिल ने अनेक निर्णय पारिवारिक प्रथा की मान्यता की पुष्टि, मतलब बहुत सारे आप केस देख सकते हो जिसमें ना प्रिवी काउंसिल पारिवारिक प्रथा के बारे में मान्यता की पुष्टि करते हैं, लेकिन अन्य प्रथाओं के समान ही वैधता के लिए उन्हें भी आवश्यक गुण होने चाहिए। ठीक है? तो आप ये तीन चीज को याद रखिएगा कि इसमें काइंड्स ऑफ कस्टम कितने हैं, तीन प्रकार के हैं, और तीन में भी दो जो हैं वो आपके लीगल कस्टम से संबंधित हैं, जो दो भागों में बांटा गया है, सामान्य और स्थानीय। ठीक है? अब आप देखिएगा कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कस्टम, ठीक है, यानी कि वैध प्रथा के आवश्यक तत्व। अब आप ये तो जान गए कि रूढ़ी, प्रथा या कस्टम क्या होता है ना, कितने प्रकार का होता है, परंतु आपको ये भी आवश्यक जानना है कि इसके जो आवश्यक तत्व हैं, जो इसको वैध प्रथा बनाने के लिए आवश्यक है ना। तो
ये देखिएगा कि किसी रूढ़ि को वैधानिक मान्यता प्राप्त होने के लिए उनमें कुछ तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। ये तत्व रूढ़ि के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। विधि के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए इसमें इतने प्रकार के तत्व होने चाहिए। यहाँ पे मैंने 8 प्रकार के लिखे हैं। ठीक है, पहला है आपका युक्ति युक्ततः। रूढ़ि जो है तर्क संगत होना चाहिए। ऐसी रूढ़ी जो अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध हो, ना तो मान्यता मान्य होगी और ना ही प्रवर्तनीय होगी। ठीक है, कोई भी नियम कानून जो आप बनाते हो या अपने में प्रथा जो यूज करते हो, वो क्या है, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ना अनैतिक होना चाहिए, है ना। तभी वो मान्य होगा, तभी वो प्रवर्तनीय होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। ठीक है, यदि रूढ़ी या प्रथा सामान्य तर्क के अनुकूल है तो उसे तर्क संगत कहा जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें 3-3 केस दिए हुए हैं, जिसके अनुसार आप समझ सकते हो कि तर्क संगत कैसे कहा जाएगा। आर बनाम कर्सन, राजा वर्मा वर्सेस रवि वर्मा, और महादेव वर्सेस गणेश। ठीक है, तो ये केसेस में बताया गया है। जैसे कि पहले केस में आपका कर्सन के केस में न्यायालय ने निर्धारित किया कि वह जाति प्रथा अनैतिकता के कारण शून्य है, जो किसी विवाहित स्त्री को यह अधिकार देती है कि वह पति को त्याग कर पति की सम्मति के बिना किसी अन्य पुरुष से दूसरा विवाह कर सकती है। ठीक है, अब दूसरा है राजा वर्मा वर्सेस रवि वर्मा का केस में भारत में पश्चिम तटवर्ती इलाके में प्रचलित इस प्रथा के लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण प्रिवी काउंसिल द्वारा अवैध घोषित किया गया कि धर्म संस्थानों के न्यासी न्यास संपत्ति को बेच सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है आपका महादेव वर्सेस गणेश का। इसमें है कि धार्मिक पद को बेचने को समाज और न्यायालय उचित नहीं मानेगा। ऐसा होने पर उसे न्यायालय में चुनौती देकर निष्प्रभावी घोषित किया जा सकता है। तो ये आपका स्पष्ट रूप से ये बोला है कि कोई भी जो आप रूढ़ी बना रहे हो, उसकी वैधता के लिए ये आवश्यक है कि वो युक्ति युक्त हो, लोक नीति के विरुद्ध ना हो। ठीक है, दूसरा आपका है कि वैध संविधियों के अनुरूप। ठीक है, वैध संविधि के अनुरूप, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विधि संविधियों के अनुरूप ही होना चाहिए। रूढ़ी संसद द्वारा निर्मित संविधियों के अनुरूप होनी चाहिए। यदि कोई रूढ़ी लिखित अथवा अधिनियमित विधि के किसी उपबंध के विपरीत हो, है ना, तो वैध नहीं माना जाएगा। प्रथाओं को एक दूसरे से मेल खाना चाहिए। यदि एक प्रथा के विरुद्ध दूसरी प्रथा प्रचलित होगी तो दोनों प्रथाओं को मान्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्राचीन रोमन विधि के अंतर्गत रूढ़ी को वही मान्यता प्राप्त थी जो संविधि को थी। इसका कारण यह था कि रोमन विधि में संविधियों तथा प्रथाओं दोनों को ही जन समर्थन से शक्तियां प्राप्त होती थी। इसलिए परंपराओं को वही महत्व प्राप्त था जो संविधियों को प्राप्त होता था। अर्थात अगर आपका कोई एक और रूढ़ी है जो दूसरे रूढ़ी से क्या हो रहा है, टकरा रहा है बीच में, तो वहां पे दोनों रूढ़ियों को क्या कर दिया जाता, मान्यता नहीं दिया जाता था। दोनों के लिए आवश्यक ये था कि वो संविधि के अनुरूप हो और लोग उसको स्वीकारें। ठीक है, तीसरा आप देखेंगे आपका नैतिकता या मोरालिटी। प्रथा को नैतिक होना चाहिए। सॉरी, नैतिकता के सिद्धांतों तथा लोक नीति के खिलाफ रहने वाली प्रथाएं प्रवर्तनीय नहीं होंगी, परंतु नैतिकता एक ऐसे तथ्य हैं जो देश काल परिस्थिति तथा व्यक्तियों के आधार पर बदलता रहता है ना। इस प्रकार एक समय में वे जो नैतिक रहा हो और बाद में अनैतिक भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि वो एक समय में ही नैतिक है तो दूसरे समय में भी नैतिक रहे, अनैतिक भी तो हो सकता है। परंतु कुछ ऐसी बातें व नियम हैं जो हर समय व काल में अनैतिक ही होती है, जिसमें से क्या है, अपनी लड़की की लड़की से विवाह करने की प्रथा। क्या ये हिंदू विवाह में संभव है? नहीं है। अपनी लड़की की लड़की से विवाह करने की प्रथा बोल रहे हैं ना, ये हिंदू विधि में नहीं होता है। दूसरा आपका ये है कि वैश्यावृत्ति के लिए लड़की को गोद लेने की प्रथा, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, अब तीसरा देखिए कि पत्नी के द्वारा स्वेच्छा से अपने पति को छोड़कर पुनः शादी करने की प्रथा, जो एक केस में मैंने आपको बताया था, राजा वर्मा वर्सेस वाला केस नहीं है, सॉरी,
ये आपका है आर वर्सेस कर्सन का केस। ठीक है, उसमें पति के द्वारा स्वेच्छा से अपनी पत्नी को छोड़कर पुनः शादी करने की प्रथा की गई थी उसमें। और नेक्स्ट है आपका कि पति के जीवन काल में दूसरी शादी करने की प्रथा, ये भी नहीं हो सकता है। पैसा देकर विवाह भंग करने की प्रथा, ये भी नहीं होता है। न्यास की सम्मति को बेचने की प्रथा, ये भी नहीं होता है। और नाचने के लिए गोद लेने की प्रथा, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, अनैतिक हैं। न्यायालय इन रीतियों को क्या बोलता है, अनैतिक मानता है ना। इन्हें मान्य रीति मतलब इन्हें मान्य रीति से मानने का इनकार कर देता है ये, क्योंकि ये अनैतिकता के ऊपर आधारित है। इसमें कोई भी नैतिक चीज नहीं है, मोरालिटी है ही नहीं है। क्या आप किसी लड़की से विवाह कर सकते हो जो आपकी लड़की की लड़की हो? नहीं कर सकते। कोई लड़की को वैश्यावृत्ति के लिए गोद ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। नैतिक लगता है आपको? नहीं लगता है। ठीक है, तो ये जो सारे 7 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, वो न्यायालय की दृष्टि से या विधि की दृष्टि से क्या है, अनैतिक माना गया है। अतः मान्य रीति के लिए यह जरूरी है कि वो अनैतिकता, उसमें अनैतिकता बिल्कुल ना हो, नैतिक होनी चाहिए। ठीक है, आगे आप देखिएगा निश्चितता। ठीक है, निश्चितता क्या है इसमें कि रूढ़ी निश्चित होनी चाहिए। अस्पष्ट या अनिश्चित होने वाली रूढ़ी को मान्यता नहीं मिल सकती। रूढ़ी की निश्चितता उसके अस्तित्व को प्रमाणित करती है। निश्चितता से अभिप्राय है कि उस परिवार, समुदाय, समाज या जिले के लोग उस रीति को एक ही प्रकार से मानते आ रहे हों और मानते रहते हैं। ऐसा ना हो कि कुछ लोग किसी प्रकार से, कुछ लोग अन्य प्रकार से उस प्रथा को मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह रिवाज मान्य रिवाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें निश्चितता का तत्व मौजूद ही नहीं होता। अतः प्रथा को उस परिवार या समुदाय या समाज की दृष्टि से निश्चित होना चाहिए। जैसा कि आपका गुरुस्वामी राजा वर्सेस पीरूमल के केस में था कि पड़ोसी के खेतों के ऊपर लटकी हुई पेड़ों की डंगालियों की छाया को पड़ने देने के रूढ़िगत सुखाधिकार की मांग की गई थी, जिसमें जस्टिस पंडलाई ने अपना निर्णय देते हुए कहा था कि किसी भी रूढ़ी की अनिश्चितता के लिए उसका आरंभ होना परम आवश्यक है, परंतु छाया इतनी अनिश्चित है कि संदिग्ध व परिवर्तनशील होती है, इसमें कोई रूढ़ी उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है, अगर किसी पेड़ की छाया को चाहिए तो वहां पे कंटिन्यू या निश्चित होनी चाहिए कि वो आते रहे, कंटिन्यू मिलते रहे, परंतु छाया क्या है, अनिश्चित है। इसके लिए आप उसको रूढ़ी नहीं बना सकते हो। ठीक है, वो आपको मिलते रहे, उसके लिए जरूरी है, रूढ़ी के लिए आवश्यक है कि निश्चित होनी चाहिए वो। ठीक है, और जैसे कि ब्रॉडबेंट वर्सेस विलिक्स के केस में बोला था न्यायाधीश विलेंस ने कि प्रथा को निश्चित रहना चाहिए, क्योंकि यदि निश्चित नहीं है तो इसमें स्मरणातीत सिद्ध करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज को मस्तिष्क से कैसे कहा जाता है जब तक कि वह स्वयं निश्चित नहीं है। ठीक है, अब आप देखिएगा, यानी कि अगर आप समझो कि अगर रूढ़ी को क्या करना है, मान्यता प्रदान करना है, जो वैध प्रथा मानना है, तो उसके लिए आवश्यक क्या होगा, निश्चितता भी है। ठीक है, तभी वो न्यायालय में प्रवर्तन कराया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा आपका अनुपालन। प्रथा का पालन अनंत काल से शांतिपूर्ण ढंग से होता रहना चाहिए। बीच बीच में विवाद उत्पन्न होने पर उसे निर्विवाद नहीं कहा जा सकता। सामन के अनुसार रूढ़ी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि रूढ़ी का प्रयोग करने वाले लोगों में यह धारणा हो जाए कि वह रूढ़ी उनके लिए बंधनकारी है या न कि वैकल्पिक। रूढ़ी पर आधारित किसी भी अधिकार का निर्विरोध प्रयोग उनके अस्तित्व का बहुत ही अच्छा प्रमाण है। और ब्लैक स्टोन इसमें बोलते हैं कि रूढ़ी का प्रादुर्भाव जनसाधारण की पारस्परिक सहमति से होना चाहिए, इसलिए शांतिपूर्ण उपयोग रूढ़ी की मान्यता है। यानी कि सामान्य शब्दों में अगर आप इसको देखो कि रूढ़ी का अनुपालन सदियों से चला रहते जाना चाहिए। ठीक है, उसका पालन होते रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा आपका इसमें निरंतरता, स्मरणातीत काल से वो प्रचलित हो। ठीक है, वैध रूढ़ी के लिए आवश्यक है कि बार बार प्रारंभ होने के बाद भी निरंतर प्रचलन में हो वो। इसी तरह वह स्मरणातीत काल से व्यवहार में हो। कितना समय स्मरणातीत माना जाए, इस पर विधि शास्त्रों के मतभेद हैं। यानी कि अगर आप
याद रख सकते हो उसको कि ये वाली प्रथा है, इसको ऐसा काम करते हैं, यानी कि वो आपकी स्मरण शक्ति में है, तो वो मान लो वो प्रचलित भी है, आपके स्मरण में वो होनी चाहिए, निरंतर वो बनी रहनी चाहिए। ठीक है? जैसे कि आपका इसमें केस है आपका सलजीत वर्सेस इंद्रजीत, है ना? इसमें ये बोला गया था कि न्यायालय ने ये धारित किया था कि अनिरंतरता साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति के ऊपर होगी जो ये कहना चाहता है कि यह प्रथा निरंतरता से नहीं चली आ रही बल्कि बीच में अनिरंतर रही है। यदि ये साबित हो जाता है कि प्रथा बीच में बंद हो गई थी, है ना, तो प्रथा की वैधता खत्म हो जाएगी। यानी कि आपको वैध प्रथा के लिए आवश्यक है कि वो कंटिन्यू सदियों से चली आती रही हो, बीच में गैप नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है। अब जैसे कि भारतीय विधि के अनुसार क्या है कि रूढ़ी को वैधिक मान्यता प्राप्त होने के लिए उसका प्राचीन काल से प्रचलित रहना आवश्यक है, किंतु इस प्राचीनता के विषय में कोई निश्चित तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है, तथा यह भी आवश्यक है कि रूढ़ी इतनी पुरातन हो कि मनुष्य की स्मृति से बाहर हो। ठीक है, ये तो भारत विधि के अनुसार है। ठीक। अब आप देखिएगा आपका बाह्य शक्ति। बाह्य शक्ति का इसमें क्या रोल हो सकता है कि मान्य रूढ़ी का एक और आवश्यक तत्व है कि रूढ़ी में बाह्य शक्ति, ब्लेंडिंग फोर्स जिसको बोलते हैं, का होना आवश्यक है। अर्थात एक प्रथा को तभी मान्य किया जा सकता है जब उसमें उस परिवार, समाज, समुदाय, जिला या राज्य को बांधने की शक्ति व पालन करवाने की शक्ति हो। यदि किसी प्रथा में यह छूट हो गई, छूट हो कि कोई माने या न माने या समान रूप से पालन करवाने की स्थिति में यदि एक प्रथा नहीं है तो उस प्रथा को मान्य नहीं माना जा सकता। अतः प्रथा में बाह्य शक्ति या ब्लेंडिंग फोर्स का होना अति आवश्यक है। और आप लास्ट पॉइंट देखिएगा कि सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से यहाँ पे संबंधित है कि प्रथा उसी समय प्रभावकारी होती है जबकि वह सार्वभौमिक होती है। एक मत के अभाव में प्रथा शक्तिहीन हो जाती है, अर्थात अपना अस्तित्व खो देती है। अतः प्रथा में सामान्यता नहीं होनी चाहिए अपितु सार्वभौमिकता होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप सारांश रूप से ये देखो कि एक प्रथा को तभी मान्य माना जा सकता है जब वह ये जो आपके सारे तत्व हैं 8 प्रकार के जो मैंने आपको बताया, ये सब अपने अंदर समेटे हुए हों। ठीक है। तो यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है रूढ़ी से संबंधित। ठीक है, आगे हम कल देखेंगे नेक्स्ट।